नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल है, तो जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं जेलीफिश सूर्य के प्रकाश पर वाष्पीभूत हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, जेलीफिश सतही जल से लेकर गहरे समुद्र तक पूरी दुनिया में पाई जाती है। स्काइफोजोअन्स विशेष रूप से समुद्री है, लेकिन समान दिखने वाले कुछ हाइड्रोजन मीठे पानी में रहते हैं। दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में बड़े अक्सर रंगीन जेलीफिश आम है। अधिकांश प्रजातियों के मेडुसा तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ महीनों के भीतर परिपक्व हो जाते हैं। वे प्रजनन के तुरंत बाद मर जाते हैं, लेकिन समुद्र तल से जुड़ी पॉलिप चरण अधिक लंबे समय तक जीवित हो सकता है। जेलीफिश कम से कम 500 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और संभवतः 700 मिलियन वर्ष या उससे अधिक, जिससे वे सबसे पुराने बहुअंग पशु समूह बन गए हैं। जेलीफिश कुछ संस्कृतियों में मनुष्य द्वारा खाई जाती है। उन्हें कुछ एशियाई देशों में एक विनम्रता माना जाता है, जहां राइजोस्टोम क्रम में प्रजातियों को दबाया जाता है और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नमकीन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने उन्हें संपूर्ण भोजन, टिकाऊ और प्रोटीन युक्त लेकिन खाद्य ऊर्जा में अपेक्षाकृत कम बनाया है। एक सच्चे जेलीफिश की मुख्य विशेषता छतरी के आकार की घंटी है। यह एक खोखली संरचना है जिसमें मेसोग्लिया के रूप में ज्ञात पारदर्शी जेली जैसे पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जो जानवर के हाइड्रोस्टैटिक कंकाल का निर्माण करता है। 95% या अधिक मेसोग्लोआ में पानी होता है, लेकिन इसमें कोलेजन और अन्य रेशेदार प्रोटीन भी होते हैं। साथ ही साथ घूमने वाले अमीबोसाइट्स भी होते हैं, जो मलबे और बैक्टीरिया को घेर लेते हैं। मेसोग्लोआ बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस से घिरा होता है। घंटी के किनारे को अक्सर गोल लोबों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें लैपेट्स कहा जाता है, जो घंटी को फ्लेक्स करने की अनुमति देता है। लैपेट्स के बीच अंतराल या नीचे में झूलते हुए अल्प विकसित इंद्रिय अंग होते हैं, जिन्हें रोपेलिया के रूप में जाना जाता है, और घंटी के मार्जिन में अक्सर तंबू होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 95% या उससे भी अधिक इसमें पानी होता है, जिसके कारण वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वाष्पीभूत हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप जेलीफिश को देखें तो उसे ज़रूर पानी में वापस छोड़ दीजिए, वरना वो वाष्पीभूत हो जाएगी। दूसरा, दोस्तों क्या आप पहाड़ी बकरी के बारे में जानते हैं? पर्वत बकरी, जिसे रॉकी माउंटेन बकरी के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक खुर वाला स्तनपायी है। अल्पाइन प्रजातियों के लिए एक सबल्पाइन या आमतौर पर चट्टानों और बर्फ पर देखा जाने वाला एक निश्चित पैर वाला पर्वतारोही है। अपने स्थानीय नाम के बावजूद और दोनों जेनेरा एक ही सब फैमिली में होने के बावजूद पहाड़ी बकरी कैपरा का सदस्य नहीं है। जीनस जिनमें अन्य सभी बकरियां शामिल है, जैसे कि जंगली बकरी, जिसमें से घरेलू बकरी है। इसके बजाय यह ताकिन्स और चमोइस के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। पर्वत बकरी आर्टियोडैक्टाइला और परिवार बोविडे का एक सम अंगूठा है, जिसमें मृग, गजेल और मवेशी शामिल है। ये असली बकरियों, जंगली भेड़, चामोइस, कस्तूरी और अन्य प्रजातियों के साथ उपपरिवार कैप्रिने से संबंधित है। हिमालय क्षेत्र के ताकिन, जबकि पहाड़ी बकरी के बहन वंश नहीं है, फिर भी बहुत निकट से संबंधित है और पहाड़ी बकरी से लगभग समान है। वे समानांतर में विकसित हुए एक पुश्तैनी बकरी से इस समूह के अन्य सदस्य भरल सच्ची बकरियां और हिमालयी तहर है। भेड़ वंश भी बहुत निकट से संबंधित है, जबकि कस्तूरी वंश कुछ अधिक दूर है। पहाड़ की बकरियां शायद 7.5 से 8 मिलियन साल पहले देर से टार्टोनियन में अपने रिश्तेदारों से अलग हो गई थी। नर और मादा दोनों पहाड़ी बकरियों की दाढ़ी, छोटी पूंछ और लंबे काले सींग होते हैं, जिनकी लंबाई 15 से 28 सेंटीमीटर होती है, जिसमें वार्षिक वृद्धि के छल्ले होते हैं। वे अपने ऊनी भूरे सफ़ेद डबल कोट द्वारा तत्वों से सुरक्षित हैं
उनके अंडरकोट के महीन घने ऊन लंबे खोखले बालों की बाहरी परत से ढके होते हैं। पहाड़ की बकरियां वसंत में चट्टानों और पेड़ों से रगड़कर पिघलती है। वयस्क बिल्ली पहले अपना अतिरिक्त ऊन बहाते हैं और गर्भवती नैनियाँ आखिरी बार बहाती है। उनके कोट उन्हें सर्दियों के तापमान -46 डिग्री सेल्सियस से और 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं का सामना करने में मदद करती है। एक नर बकरी कंधे से कमर तक लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है और मादा की तुलना में काफ़ी अधिक वजन कर सकता है। नर बकरियों में भी मादा की तुलना में लंबे सींग और लंबी दाढ़ी होती है। माउंटेन बकरियों का वजन 45 से 100 किलोग्राम तक का होता है और बिल्ली का वजन अक्सर 82 किलोग्राम से कम होता है। सिर और शरीर की लंबाई 120 से 179 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसमें एक छोटी पूंछ 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। पहाड़ी बकरी के पैर खड़ी चट्टानों ढलानों पर चलने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, जिनकी पींछे 60 डिग्री से अधिक है। आंतरिक पैड के साथ जो कर्षण और क्लोवन खुर प्रदान करते हैं जो अलग फैल सकते हैं। उनके पैरों की युक्तियों में तेज ट्यूक्लाव होते हैं जो उन्हें फिसलने से बचाते हैं। उनके पास शक्तिशाली कंधे और गर्दन की मांसपेशियां होती है जो उन्हें खड़ी ढलानों तक ले जाने में मदद करती है। कनाडा के रॉकी पर्वत में 45 डिग्री ढलान पर चढ़ने वाली एक पहाड़ी बकरी की फील्ड रिकॉर्डिंग के आधार पर शोधकर्ता बकरी के पूरे शरीर की गति को मापने में सक्षम थे, क्योंकि वह चढ़ रहा था। दोस्तों, ये पर्वतीय बकरियां अपनी उच्च ऊंचाई वाले आवासों में पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनधारी हैं, जो 13,000 फीट की ऊंचाई से अधिक हो सकते हैं। वे कभी कभी तटीय क्षेत्रों में समुद्र तल तक उतरते हैं, हालांकि वे मुख्य रूप से एक अल्पाइन और प्रजातियां हैं। तीसरा, दोस्तों, क्या आप स्फेरोडैक्टाइलस अरियासे के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर परया जरागुआ बोना गेको कहा जाता है। परिवार में छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति है। यह दुनिया की सबसे छोटी ज्ञात सरीसृप है। दूसरा सबसे छोटा एस पैरेंथेनोपियन है, जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह का मूल निवासी है। जरागुआ स्पैरो थूथनसी पूंछ के आधार तक 14 से 18 मिलीमीटर मापता है और US 25% के सिक्के पर फिट हो सकता है। इसका औसत वजन 0.13 ग्राम है। इसके विपरीत ब्लू व्हेल 1600 गुना लंबा और 1 अरब गुना से अधिक भारी है। माना जाता है कि एस अरियासा की भौगोलिक सीमा बाराहोना प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर डोमिनिकन गणराज्य के चरम दक्षिणी पश्चिम और पास के जंगली बीटा द्वीप में जरागुआ राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित मानी जाती है। इसका पसंदीदा प्राकृतिक आवास चूना पत्थर के आधार के साथ शुष्क वनों के वन तल का पत्ता कूड़े हैं। यह पहली बार पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के विकासवादी जीव विज्ञानी ब्लेयर हेजेस और कैरेबियन जर्नल ऑफ साइंस के दिसंबर 2001 के अंक में पीट्रो रिको जीव विज्ञानी रिचर्ड थॉमस द्वारा वर्णित किया गया था। जरागुआ स्पैरो का द्विपद नाम पशु चिकित्सक यवोन एरियस के सम्मान में चुना गया था। डोमिनिकन संरक्षण संगठन ग्रुपो जरागुआ के नेता, जो जरागुआ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संरक्षण को हासिल करने में सहायक था। चौथा, दोस्तों, क्या आप ट्रिबोनिओफोरस सपा के बारे में जानते हैं? ट्रिबोनिफोरस एफ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफी या माउंट कपूटार गुलाबी स्लग एक विशिष्ट गर्म गुलाबी रंग विशाल वायुश्वास भूमि स्लग की एक प्रजाति है। ये स्लग ऑस्ट्रेलिया में माउंट कपूटार पर पाए जाते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट ने पुष्टि की है कि स्लग बेहतर ज्ञात लाल त्रिकोण स्लग ट्रिबोनिफोरस ग्रेफी के साथ विशिष्ट नहीं है। स्लग केवल माउंट कपूटार के शीर्ष पर पाए गए हैं, जो उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में नारब्री के पास एक अंतर्देशीय पर्वत है, जो माउंट कपूटार नेशनल पार्क के भीतर है, जो लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के गोंद के पेड़ों से घिरा हुआ है। उन्हें इस क्षेत्र के भीतर रहने के लिए देखा गया है, जिसका अनुमान 100 वर्ग किलोमीटर है।
पहाड़ की अधिकांश चोटी को जंगल कहा जाता है, हालांकि पर्वत शुष्क मैदानों से घिरा हुआ है। यह वर्षा और हिमपात प्राप्त करता है और इसका तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। इस प्रकार यह एक पृथक इकोजोन या आकाश द्वीप बनाता है। ऐसे आकाश द्वीप अद्वितीय स्वदेशी जीवों और वनस्पतियों के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि प्रजातियों की कुल आबादी का लगभग 90% 2019 ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग में नष्ट हो गया था। ठंडी, गीली, धुंध भरी सुबह में स्लग को सैकड़ों लोग देख सकते हैं। दिन के समय वे पेड़ के आधार पर पौधों के कूड़े में छिप जाते हैं। रात में वे बाहर आते हैं और पेड़ के तने पर उगने वाले शैवाल और काई को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। झुग्गियां छिपाने और चक्र को दोहराने के लिए सुबह सुबह पेड़ के तने पर चढ़ जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्लग पौधे के कूड़े को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में तोड़ देते हैं ताकि पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। वे पक्षियों और अन्य जानवरों के भोजन के रूप में भी काम करते हैं। स्लग फ्लोरोसेंट गुलाबी रंग के होते हैं और लंबाई में लगभग 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक साक्षात्कार में न्यू साउथ वेल्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस रेंजर माइकल मर्फी ने रंग का वर्णन किया। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उतना ही वह चमकदार और गुलाबी है ना दोस्तों, कितना खूबसूरत। 5वां दोस्तों, आपने तो टेरेंट्यूला देखा ही होगा। टेरेंट्यूला काला रंग का दिखता होगा, पर ऐसा नहीं है। क्या आप पर्पल टेरेंट्यूला के बारे में जानते हैं? पर्पल ट्री टेरेंट्यूला भी कहा जाता है। इक्वाडोरियन पर्पल टेरेंट्यूला या इक्वाडोर पर्पल पिंक टो मकड़ी की एक प्रजाति है जो थेराफोसिडे परिवार से संबंधित है। ये मकड़ियाँ मुख्य रूप से अमेज़न क्षेत्र के इक्वाडोर में मौजूद है। यह प्रजाति बहुत अलग आवासों में पाई जा सकती है, लेकिन अक्सर यह कृषि क्षेत्रों में मौजूद होती है, खासकर मवेशियों को चराने के क्षेत्र में। कभी कभी यह इमारतों की दीवार के छिद्रों में, छतों के नीचों की जगह भी पाया जा सकता है। दिन के उजाले में यह मकड़ी सेफेलोथोरैक्स की पृष्ठीय सतह पर और पैरों, तालू और चेलिकेरा पर काफ़ी तीव्र बैंगनी नीली इंद्रधनुषीपन का खुलासा करती है। पैरों और ताल को ढकने वाले लंबे सेटे गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं। टार्सल और मेटाटार्सल स्कोपुला बहुत गहरे भूरे रंग के होते हैं। टार्सल टफ्ट्स हल्के क्रीम गुलाबी रंग के होते हैं। पेट मखमली काला होता है और चुभने वाले बालों से ढका होता है। यह मुख्य रूप से एक वृक्षीय मकड़ी है। यह चढ़ाई करने वाली प्रजाति अपने घोंसले मुख्य रूप से पेड़ों में खोखले बनाती है। कभी कभी एपिफाइटिक पौधों के आसपास के क्षेत्र में ये मकड़ियाँ ज़्यादातर क्रिकेट, तिलचट्टे खाने के कीड़े, मोम के कीड़े और काले रंग के भृंगों को खाती है, लेकिन ये छोटे कृंतकों को भी पकड़ सकती है। संभोग के दौरान मादाएं नर के प्रति बहुत आक्रामक हो जाती है। संभोग के कुछ महीनों बाद मादा एक कोकून में 120 अंडे देती है। 6 से 8 सप्ताह बाद 50 और 120 अप्सराओं के बीच बच्चे निकलते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।